शास्त्री साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से, और आपको क्या लगता है, क्योंकि हरियाणा में हम जिस तरह से देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, गांव से जुड़े लोग हो, शहर से जुड़े लोग हो, युवा निकल कर बाहर आए, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नाराजगी थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो इफेक्ट डाल सकता है थोड़ा बहुत भी इस चुनाव पर? देखिए, ये मुद्दा जरूर असर डालेगा, लेकिन सकारात्मक डालेगा, क्योंकि सरकार ने देश की सबसे बड़ी एजेंसी, देश सुरक्षा की जिस पर गारंटी है, देश की उस सेना के ऊपर दुनिया की सेनाएं नाज करती हैं, उस सेना से प्रशिक्षित करवा के अपने नागरिकों को उनका भविष्य सुरक्षित करा रही है। इससे बड़ा आप सामान्य सी सोच करते हो, जो आज डिफेंस की तैयारी करते हैं वो 1.5-2 लाख रुपए देकर उसकी तैयारी करते हैं। 2-3 साल तक कोचिंग सेंटर्स में, डिफेंस एकेडमी के नाम से जो संस्थाएं खुली हैं उनमें वो समय लगाते हैं, और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि वो आर्मी में चले जाएं। भारत सरकार तो अपने देश के नागरिकों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग देना चाहती है, जिससे आर्मी में आप भर्ती हो सको, और वो केवल आपसे ले नहीं रही, आपको दे रहे हैं। नहीं, आर्मी की भर्ती तो उसके बाद होगी। आप ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं युवा इस चीज को या तो सही ढंग से समझ नहीं पाए हैं, या युवाओं को ये चीज पसंद नहीं आई है, क्योंकि इस योजना को हमने युवाओं के अंदर रोष के तौर पर ही देखा है, नाराजगी के तौर पर भी देखा है। तो फिलहाल क्योंकि इलेक्शन हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं, और तब तक जनता नाराज थी, युवा नाराज थे, तो उससे जोड़कर सर मैं पूछ रही हूं आपसे। समझ लिया। एक आप सुनिए, जो आर्मी की भर्ती में इच्छुक लोग हैं उनमें ज्यादा नहीं तो 50% तो आज इतनी बड़ी व्यापक गांव-गांव में डिफेंस एकेडमियां हैं, कस्बों में हैं, उनमें बच्चे हैं, और उनको कौन फ्री कोचिंग दे रहा है? समझ में आए कि कोई फ्री कोचिंग दे रहा है? एक मुझे कोई आदमी बता दे कि वो व्यक्ति फ्री कोचिंग दे रहा है। इन सब कोचिंग सेंटर्स में लाखों लाखों रुपए लेके और उन बच्चों को भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। यदि यही काम भारत सरकार अपने खर्चे पर करवाए, उसके बदले उसको कुछ पैसा दे, तो सौदा घाटे का है कि नफे का है? इसलिए समझने की बात जो है, शास्त्री साहब, आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करना, सर यहीं से कंटिन्यू करना, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर बता दें, यमुनानगर से आ रही है, जहां पर साढौर से बीजेपी की चेयरपर्सन शालिनी की जीत हुई है। साढौर से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी की चेयरपर्सन है शालिनी, जिन्होंने जीत दर्ज कराई है। यमुनानगर साढौर बीजेपी की चेयरपर्सन शालिनी 122 वोट से जीती हैं, 122 वोट से जीत दर्ज कराई है बीजेपी की चेयरपर्सन शालिनी ने। बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता रहे हैं, यमुनानगर साढौर से बीजेपी की चेयरपर्सन शालिनी ने जीत दर्ज कराई है। शास्त्री साहब, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले इस पर क्या कहेंगे? साढौर से बीजेपी की चेयरपर्सन ने जीत कराई है, आपके लिए खुशखबरी। मैं पहले यही कह रहा था कि मैं सढौरा के जनता का धन्यवाद करूंगा और उनको बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास किया। अब मैं आता हूं उस बात पर कि युवा इस बात को कैसे ले रहे। जो युवा 2-2-2.5 लाख रुपए लगाकर कोचिंग कर रहे हैं, उस युवा को समय रहते फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलेगी, खाना पीना सब फ्री मिलेगा, और एक बहुत परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर आगे उसकी जॉब की गारंटी होगी। और इस कालखंड के अंदर जब 2-3 साल कोचिंग सेंटरों से बिताता है, वो समय यदि उसका भारतीय सेना के साथ बीतेगा और बीतने का उसको कुछ न कुछ वजीफा के रूप में मिलेगा। वो तो तैयारी तो सेना में, पैरामिलिट्री में तो तब जाएगा ना जब वो अगली कोर्स को कंप्लीट करेगा, टेस्ट को कंप्लीट करेगा। लेकिन ये तो कोचिंग है, और जब भारत सरकार कोचिंग फ्री कर रही है और उसके अंदर तमाम प्रकार के जो दावे प्रतिदावे होते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी लेती है, तो युवा को कहाँ नाराजगी है? ये नाराजगी तो उन लोगों की थी जिन लोगों की दुकानें बंद हो रही थी, जिनको लग रहा था कि कोचिंग सेंटर्स बंद हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा रे कालिया, वो इस बारे में चिंतित थे। युवा चिंतित नहीं है। युवा को समझ में आ रहा है
कि जब तेरी आयु होगी एम्प्लॉयमेंट में जाने की, उस समय तो ये कोर्स पूरा होगा, तेरे हाथ में कुछ पैसा भी होगा, फिजिकली मेडिकली आप प्रिपेयर भी होंगे, और एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन के द्वारा उसका शारीरिक सौष्ठव भी बनेगा, तो घाटा कहाँ होगा। तो युवा इस योजना को लेकर घाटा इस बात का है ना, नाराजगी इस बात की है कि 4 साल बाद क्या करेंगे उसका कुछ अता पता नहीं है। युवा कंफ्यूज हो गया है, कह रहे 4 साल बाद क्या करेंगे हम। आप मुझे बताइए, मैं बता रहा हूं, ये जो कोचिंग सेंटर में 2-2 लाख रुपए देके जा रहे हैं और 4 साल बाद घर वापिस आ रहे हैं, उनको कोचिंग सेंटर क्या दे रहे हैं? आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस, विभिन्न प्रकार के जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर बच्चे लाखों रुपए देके 3-3, 4-4 साल कोचिंग करते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, उसकी गारंटी कौन देता है? पीएमटी की, नीट की, कितनी प्रकार की आईएमटी की, आईआईएम की, आईआईटी की, कितने कोचिंग सेंटर से लाखों रुपए देकर जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, उनके प्रति क्या होता है? उनको कोई पैसा वापस देने की गारंटी करता है? अगर यदि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें पैसा देंगे? आईआईटी की, आईआईएम की या पीएमटी की जो तैयारी करते हैं, 2-2, 3-3 साल लगाते हैं बच्चे। आप पूछिए, आपके अड़ोस पड़ोस में भी आपके भी बच्चे होंगे कोटा, जो 10th पास करते चले जाते हैं, 3 साल 4 साल रहते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, तो कोई कोचिंग सेंटर उसका पैसा वापस देने की गारंटी देता है क्या? दिया नहीं जा रहा, बल्कि उस कालखंड का पैसा उसको दिया जा रहा है। घाटा का है। ऐसी व्यवस्था देश में किस जगह नहीं है। एससी एसटी के माध्यम से, ओबीसी के एजेंसियों के माध्यम से सरकार हर साल जो बच्चे कोचिंग लेते हैं उनको कोचिंग देते हैं, तो क्या उस कोचिंग में सफल हो जाते हैं? और जो सफल नहीं होते तो उनका हर्जा खर्चा देती है क्या गवर्नमेंट? या सिलेक्शन पूरा हो जाता है तो आप अपनी बात रख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक है, लेकिन कुछ जो नाराजगी युवाओं की सामने आ रही है वो अपनी जगह ठीक है। और नतीजों से हमने इसलिए भी जोड़कर देखा क्योंकि जब तक मतदान हो रहा था या जब चुनाव हो रहा था तो ज्यादातर की नाराजगी ही इसको लेकर सामने आ रही थी। तो क्या अगर उसका फर्क पड़ता है तो एक नेगेटिव तौर पर पड़ पाएगा क्या, ये इसलिए ये सवाल किया गया। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश गर्ग जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं अभी फिलहाल जो कहीं कहीं से अपडेट सामने आई है, कहीं कहीं पर नतीजे सामने आए हैं, ज्यादातर हम देख रहे हैं निर्दलीय और बीजेपी अच्छा मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस उतनी ज्यादा अभी नजर आ नहीं रही है। हालांकि आप कहेंगे कि आपने पार्टी सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा है तो इसलिए कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीतेगा भी कैसे, लेकिन फिर भी सर क्या लगता है, क्योंकि आप समर्थन की तो बात कर ही रहे थे। सृष्टि जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर जब जनता आज अपनी छोटी सरकार चुन रही है तो यकीनन हम सब बधाई के पात्र हैं। और आज जनता को उसकी छोटी सरकार मिल जाएगी और हम समझते हैं कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो जनता की जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। और सृष्टि जी, मैं आपके सवाल पर आ जाता हूँ। सवाल भी आप स्वयं करती हैं और जवाब भी आप स्वयं दे देती हैं। मुझे लगता है कि आप सवाल कीजिए और जवाब देने का उत्तरदायित्व वो मेरे पर छोड़ दीजिए। तो अभी तक के अब ये इतिहास हो चुका है आज से पूर्व, क्योंकि आज मतगणना है और अब परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं। मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा कि जो अभी सर रोक रही हूँ आपको, रोक रही हूँ क्योंकि एक अपडेट आ गई है, अपडेट जनता तक पहुंचा दे फिर आपके पास आऊंगी। बीजेपी आगे चल रही है सोहना नगर परिषद के चौथे राउंड में, बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार अंजू 903 वोट से आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार है अंजू, ये 903 वोटों से आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर सोहना से सामने आ रही है जहां पर अंजू को चौथे राउंड में करीब 1015 वोट मिले हैं और आगे वो चल रही हैं। चौथा राउंड अभी चल रहा है, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन फिलहाल बढ़त बनाई हुई है बीजेपी प्रत्याशी ने। चौथे राउंड में आम आदमी पार्टी की ललिता को कम वोट मिले हैं। ललिता यहां पर दूसरे नंबर पर बताई जा रही है, लेकिन पहले नंबर पर बीजेपी बनी हुई है। 500 के करीब वोट जो है वो ललिता को मिले हैं। और तीसरे नंबर पर निर्दलीय हैं प्रीति बागड़ी, निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें 435 वोट मिले हैं, ये तीसरे नंबर पर बताई जा रही है। तो सोहना में नगर परिषद के चौथे राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है
और चौथे राउंड के बाद बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात है क्योंकि बढ़त यहां पर बीजेपी की तरफ से बनी हुई है। तो चौथे राउंड में आम आदमी पार्टी की ललिता जो है वो दूसरे नंबर पर बताई जा रही हैं। बीजेपी ने सोहना में बढ़त बनाई हुई है। और मेरे साथ कुछ नए मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं, पुराने मेहमान नहीं है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमारे साथ जुड़े। और यहां पर आपको बता दूं कि राकेश गर्ग जी का मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है। पवन हिंदुस्तानी जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रजवंत जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। पहले राकेश जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर सर आपके पास आऊंगी। राकेश जी। तो सृष्टि जी, अब 10:10 पर जो काउंटिंग के जो परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा कि मैं इसी विषय पर अपना व्याख्यान रखूं और इसी विषय पर हम चर्चा करें। बिल्कुल। 10:10 से पहले जो परिणाम आए हैं, आप ये देखिए कि राम सिंह सोलंकी जी हैं एलनाबाद से, वो चेयरमैन पद का चुनाव जीत चुके हैं, निर्दलीय हैं और आप स्वयं उनको कांग्रेस समर्थित कह रहे हैं। ये अभी तक हमने नहीं कहा, ये भी आपके चैनल पर और आप स्वयं कह रहे हैं। हम तो जानते हैं कौन कांग्रेस समर्थित है, एक बात। और मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ, रेवाड़ी से ही कांग्रेस समर्थित एडवोकेट वीरेंद्र जी चुनाव जीत चुके हैं और वहां भाजपा जो है तीसरे नंबर की पार्टी रही है। मैं तीसरी बात पर आ जाता हूँ, रतिया के जो है निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति खन्ना जी चुनाव जीत चुकी हैं। 3 चुनाव जो बड़े चुनाव है, उनके परिणाम जो है वो निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में आए हैं, जो कि आपके चैनल पे भी चल रही है। और मुझे लगता है मुझे भी आपको बता देनी चाहिए, शाहबाद के वार्ड नंबर 9 से जो भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कृष्ण बेदी जी, उनके सुपुत्र चुनाव हार चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। तो अभी तक जो समाचार है, जो रुझान है और जो परिणाम है, तो ये इस फेवर में है कि भाजपा और जजपा का तो अभी कहीं खाता भी खुलता ना तो खुला है और ना खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। और भाजपा भी निर्दलीय प्रत्याशियों के मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आपका खाता खुला है, इनेलो एलनाबाद में चुनाव हार गई है। तो ये जो चुनाव के रुझान सृष्टि जी नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट अभी तक के समय के अनुसार कि जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, वो भाजपा और जजपा की सरकार के ऊपर, इनके जो प्रत्याशी गठबंधन और ठगबंधन के खड़े थे, उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अभी तक के जो चुनाव परिणाम है, उनका आकलन और विश्लेषण आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगर कृष्ण बेदी जी के सुपुत्र चुनाव हार जाते हैं, क्या भाजपा इस जिम्मेवारी को लेने के लिए ये तैयार है कि उनके इतने कद्दावर जो पूर्व में मंत्री है, उनका बेटा चुनाव हार गया? और मैं अगली बात कर रहा हूं कि अगर भाजपा और जजपा आज निर्दलियों के मुकाबले, निर्दलीय के ऊपर मैं कह रहा हूं कि किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमारे नेताओं ने उनके पक्ष में प्रचार किया, तो निसंदेह वे कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार कहलाएंगे। ठीक है। अगर आज निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा जीतते हैं, तो क्या भाजपा और जजपा सरकार, भाजपा के मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की पोजीशन में होंगे? क्या दुष्यंत चौटाला जी अगर जजपा का किसी भी नगर पालिका नगर परिषद में खाता नहीं खुलता, क्या जिम्मेवारी लेकर उप मुख्यमंत्री पद छोड़ने की पेशकश करेंगे? ये बड़े प्रश्न है जो कि मुझे लगता है कि भाजपा और जजपा को इस समय जो रुझान और परिणाम आ रहे हैं, उसके मद्देनजर देने चाहिए। नहीं सर, ऐसे भी कुछ परिणाम नहीं है कि बीजेपी का पत्ता ही साफ हो जाए। काफी जगहों से वो आगे भी नजर आ रही है। फिलहाल सर यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, इसलिए अभी सवाल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब जुड़ेंगे तो जरूर आप सवाल कीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। ठीक है राकेश जी, रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर आई है, उस बड़ी खबर को ले ले, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का मैं रुख करूंगी। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पवन हिंदुस्तानी जी, ओपनिंग कमेंट क्या देंगे? देखिए, एक ही चीज कहूंगा मैं तो, जो अभी तक के परिणाम आए हैं, अभी स्टार्टिंग परिणाम है ये, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी रुझान आने शुरू हुए हैं।
वेट करना चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए। और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा है 46 सीटों के ऊपर, तो उससे आपके चैनल के द्वारा भी हमें पता चल रहा है कि लगभग सभी जगह सेकंड पोजीशन पे अगर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही, तो आने वाले समय में परिणाम क्या होंगे, मैं तो 2024 को देख के ज्यादा वो लग रहा है कि 2024 के अंदर क्या परिणाम होंगे वो आप समझ सकते हैं यहाँ से। 2024 का बार बार जिक्र किया जा रहा है सर आपकी पार्टी की तरफ से। अभी आपसे इससे पहले भी प्रवक्ता जुड़े थे, वो भी 2024 का जिक्र करते नजर आए थे। रजवंत जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर ले। गोहाना से नगर परिषद के चौथे राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। गोहाना में नगर परिषद के चौथे राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गोहाना से अपडेट दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार रजनी को 2133 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार है रजनी, जिनको 2133 वोट मिले हैं। और उनके बाद कौन है, पीछे कौन है, वो भी आपको बता दें। निर्दलीय हैं सुनील मेहता, जिनको 1296 वोट मिले हैं। पीछे चल रहे हैं निर्दलीय सुनील मेहता को 1296 वोट मिले हैं, यानी कि बीजेपी ने अभी भी बढ़त जो है वो बनाई हुई है। अरुण जो है उनको 821 वोट मिले हैं। अरुण निनानिया को 821 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पर ये हैं। बता दें आपको, गोहाना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर नगर परिषद के चौथे राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। रजवंत जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ सृष्टि जी, मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक उदाहरण देकर समझ जाऊंगा, वो आपको भी समझ में आ जाएगी, हरियाणा के दर्शक जो भी देख रहे हैं आपके चैनल को वो भी समझ जाएंगे। एक व्यक्ति है जिसने स्कूल में दाखिला भी नहीं लिया, वो स्कूल में कभी गया भी नहीं, उसने एग्जाम भी नहीं दिया और उसके बाद रिजल्ट आके कह रहा है कि मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तो ये आज कांग्रेस की हालत है। इन्होंने कोई उम्मीदवार उतारे भी नहीं, चुनाव भी नहीं लड़े, कहीं चुनाव प्रचार में भी नहीं गए, और आप कह रहे हैं कि हमारे समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं। अरे मेरे भाई, कहीं आप एक बार एक तो कोई जगह बताए। नहीं, समर्थन भी किया था। मैं आपको वही तो चीज कर रहा हूँ कि समर्थन भी तो किया था। तो क्या समर्थन खाली एक बार मैसेज देने से ही समर्थन हो गया कि भाई मैंने मैसेज दे दिया, हमारी फला फला आदमी हमारे पार्टी के? हमने तो उनको बार बार कहा था कि आप एक लिस्ट प्रोवाइड करा दो, आप ये पहले बता दो ना चुनाव से पहले कि हमने इन आदमियों को अपना समर्थन दे रखा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने जहां पे अपने उम्मीदवार उतारे वहां पे सिंबल को उतारे, जहां पे उन्होंने सिंबल नहीं दिया वहां पे उन्होंने समर्थन की भी बाकायदा लिस्ट प्रोवाइड की थी कि ये आदमी हमारे समर्थित रहेंगे, हम हार को स्वीकार करते हैं, हम हमारी जीत को स्वीकार करेंगे। लेकिन ये लोग तो वो है जो ना हार रहे हैं ना जीत रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि अब हम हमारे कांग्रेस का दिन आ गए, ये आ गए। ये तो चुनाव से पहले तो ये रायपुर बैठे थे, चुनाव के समय में तो इनको राज्यसभा चुनाव दिख रहा था, उस समय तो इनके पास कोई सोचने समझने की शक्ति तो खत्म ही हो गई थी, उस समय संगठन इनका है नहीं। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि समर्थन कौन देगा? विधायक देगा, कोई जिला प्रधान देगा, प्रदेश अध्यक्ष देगा। इनके उस समय तो रायपुर में बैठे थे, विधायक इनके सारे रायपुर में बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष ने इनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी जारी नहीं की, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, और अब ये कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं और कोई पार्टी का कोई नहीं है। मैं इस चीज के लिए बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि अगर कोई उम्मीदवार अगर जीत रहा है, निर्दलीय उम्मीदवार जीत रहा है, तो वो बधाई का पात्र है, वो सरकारी तंत्र के खिलाफ जीत कर आया है। भारतीय जनता पार्टी के उसके जो काले कारनामे थे उनको उजागर करके आया है। चाहे उसमें हम ये चीज मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल चाहे कहीं वहां से पीछे रही हो, लेकिन अगर वहां से निर्दलीय जीता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है, इसके बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके नेता हैं, वो चुनाव हार रहे हैं, उनके बच्चे चुनाव हार रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन्होंने क्या कमी रही? इस चीज पर उनको गहन मंथन करना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर वो निकाय चुनाव जो कि टोटली सरकार के पक्ष में जाने होते हैं, ये चीज में कोई दो राय नहीं है, निकाय चुनाव जितने भी होते हैं लगभग सरकार के पक्ष में जाने की उम्मीद होती है। आम आदमी का भी एक माइंड सेट होता है कि सरकार के आदमी जो आएगा उनका समर्थन करेंगे, सरकार के पक्ष में चुनाव जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार के खिलाफ अगर मैंडेट आता है तो ये बहुत बड़ा विषय है सोचने का, सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी है। देखिए अब राकेश जी, तो सवाल तो बार बार विपक्ष माफ कीजिएगा, आईएनएलडी की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, वो सवाल तो बार बार यही उठा रही है कि अगर आपने समर्थन दिया तो कहां दिया, कब दिया, किसको दिया, बताया क्यों नहीं? रह रहकर आईएनएलडी की तरफ से ये सवाल भी उठ रहा है। सृष्टि जी, आपके सवाल का जवाब देना, जनता के सवाल का जवाब देना एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस का अधिकार है, एक मोरल और बिल्कुल एक जिम्मेदारी है। इनेलो की तो बात
एक मात्र एमएलए हैं, किसानों के मुद्दे पर विधानसभा से त्याग पत्र दे देते हैं, फिर जीत कर आ जाते हैं, मार्जिन कम हो जाता है, और जब राज्य चुनाव आते हैं तो फिर सरकार की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। और अभी आज के परिणाम की बात करें, आज का परिणाम जो आया है ये भी एलनाबाद से आया है। अगर एलनाबाद को संभालते तो राम सिंह सोलंकी जी निर्दलीय जो वहां से प्रत्याशी जीत कर आए हैं, तो मुझे लगता है कि वो इनेलो के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। इनके दिमाग में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस इस कदर हावी हो चुके हैं कि ये भाजपा का जो विरोध करना चाहिए था मुद्दों के आधार पर, उस विरोध को नहीं करते। जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तो जेजेपी के बाद ए और बी टीम के रूप में इनेलो उनकी गोदी में जाकर बैठ जाती है। और ये राज्यसभा चुनाव के अंदर अभय चौटाला जी ने साबित कर दिया कि इनेलो और जेजेपी ये भाजपा की और ए और बी टीम की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनेलो ने कहा कि हम बीजेपी के साथ है, वो तो कह रही थी कि हम जेजेपी के खिलाफ है, लेकिन निर्दलियों को समर्थन कर रहे हैं। बार बार उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा था। अब आपके सवाल को ही पकड़ लेते हैं, आपके जवाब के सवाल को पकड़ लेते हैं। यहाँ कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं, और हमने चुनाव पूर्व ये घोषणा कर दी हम सिंबल आवंटित नहीं करेंगे, लेकिन जो स्वच्छ छवि के सरकार को हराने में सक्षम उम्मीदवार होंगे हम उनका समर्थन करेंगे। हमारे एमपी राज्यसभा के, हमारे एमएलए उस संबंधित क्षेत्र के उन प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आए, तो सवाल कहां से पैदा हो गया? ये इनेलो वाले सवाल कहां से पैदा करें? इन सवालों की झड़ियों में ये एलनाबाद भी खो देंगे और 2024 के अंदर मिलबटा सन्नाटा हो जाएंगे। अपनी जमीन पर काम करे, अपने लिए काम करे, भाजपा के लिए काम ना करे, ये अपने लिए करेंगे तो हो सकता है अस्तित्व बच जाए, वरना 1 से 0 पर पहुंचने में समय नहीं बचा इनके पास। सृष्टि जी, एक मिनट को समय दे दीजिए, फिर मेरे को दूसरी डिबेट में जाना है। ठीक है रजवंत जी, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर विदु रावल जी के पास आऊंगी। विदु रावल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विदु रावल जी, बहुत स्वागत आपका। सर रजवंत जी की बात सुन ले, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ। धन्यवाद जी सृष्टि जी। मैं अभी कोई बात मैं अभी एक बात कह रहा हूँ। जिस प्रकार से अभी ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई, बड़े भाई हो आप, हमारे आदरणीय हो, मैं कह रहा हूँ कि हमने तो अपना जो भी रिजल्ट आएगा हम हार और जीत स्वीकार करेंगे। आप कहाँ किसको अपना हार बताओगे? आप एक बार एक चीज कहिए, आपने चलो जीत वाले तो कह दिया कि आपने जीत वाले हमारे समर्थित थे वो जीते, आप ये कितने स्वीकार कर रहे हो कि आपके जो समर्थन किए वो कितने आदमी हारे हैं? एक बार रोक रही हूँ। नांगल चौधरी नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। रजवंत जी आपके पास आऊंगी, फटाफट से ब्रेकिंग ले लूं, उसके बाद सीधे आपकी बात पूरी करवाऊंगी। सर, चेयरपर्सन पद पर बीजेपी की प्रिया सैनी की जीत हुई है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता दें, चेयरपर्सन पद पर बीजेपी की प्रिया सैनी जिनकी जीत हुई है। बीजेपी के लिए एक और खुशखबरी यहां पर सामने आई है। पिहोवा नगर पालिका में भी बीजेपी की जीत हुई है। अब देखिए, पिहोवा नगर पालिका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है अपनी। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेयरपर्सन पद पर बीजेपी के अशोक चक्रपाणी जीते हैं। और देखिए, बैक टू बैक बीजेपी के प्रत्याशियों की ये जो जीत है वो सामने आ रही है। लेकिन शाहबाद की अगर बात करें, शाहबाद नगर पालिका में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। शाहबाद नगर पालिका में भी बीजेपी के उम्मीदवार की ही जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के डॉक्टर गुलशन ने अपनी जीत दर्ज कराई है। 6484 वोट से ये जीते हैं बीजेपी के डॉक्टर गुलशन। ये भी आपको बता दें कि करनाल के नीसिंग में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। करनाल के नीसिंग में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई है। बड़ी खबर इस वक्त की, करनाल के नीसिंग में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। नीसिंग नगर पालिका में रोमी सिंगला 2300 वोट से जीते हैं। रोमी सिंगला ने 2300 वोट से जीत दर्ज कराई है। निर्दलीय प्रत्याशी थे ये। नांगल चौधरी नगर पालिका में बीजेपी की जीत। तो बैक टू बैक 3 जगहों पर बीजेपी की जीत सामने आई है। एक जगह पर निर्दलीय यहां पर अपनी जीत दर्ज कराते नजर आए हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रजवंत जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप
देखिए सृष्टि जी, चुनाव जो चल रहे थे, निकाय के जो चुनाव है, असल में ये जो चुनाव है ये सरकार के चुनाव थे। और अगर इसमें सरकार के चुनाव, सरकार अपने सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह सरकार बनाए हुए, और उसके बाद जो तीसरी जगह चुनाव बनाने चाह रही थी, और वहां पर अगर कहीं वो असफल रहती है तो सरकार पर बड़ा सवालिया निशान होता है। जो अगर में जो चुनाव आए हैं, जो आज का जो रिजल्ट आएगा, चाहे उसमें इंडियन नेशनल लोकदल ने जहां पे भी, चाहे उसके वार्ड के पार्षद जीते हैं या उसके चेयरमैन, जो अभी मेरे को जो सूचना मिली है डबवाली में उनका जो चेयरमैन जीता है, या जहां पर भी जो भी सूचना मिलती है, अभी मैं भी डिबेट में था, इससे फ्री होके और शायद आपको भी अपडेट मिल जाएगी शाम तक की, तो उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल में कहीं पर मजबूत हुई है। और वो मजबूती का असर ये रहेगा कि 2024 में हम निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से अपनी सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी और जो आज जेजेपी है, इनका हश्र आज जनता ने देख लिया है क्या, और जनता ने इसको रिजल्ट भी दे दिया, यहीं पर दे दिया कि इनके बड़े इलाके जहां पे जो जिम्मेदारी, आज मैं अभी चैनल पे कह के जा रहा हूं, एक मिनट, मैं कह के जा रहा हूं इस चीज के लिए, अगर आज भारतीय जनता पार्टी और इनके विधायक हैं जेजेपी के, जहां पर भी अगर इनके चुनाव अगर हारे हैं तो अगर ये हारे हैं तो ये नैतिकता से अपनी जिम्मेदारी ले, और अगर वहां पर भी चुनाव हारे, छोटे चुनाव में भी अगर वो हार रहे हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। बाकी आगे समय बहुत पड़ा है, आगे देखने का है। अभी तो 10:30 हुए हैं, रिजल्ट अभी बाकी है, आप देखते जाइए। निश्चित तौर पर और रोक रही हूँ रजवंत जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। क्या वो बड़ी खबर है, पहले वो दर्शकों को बता दें। बावल के विकास को जनता ने महत्व नहीं दिया, रेवाड़ी से बड़ी खबर है। शिव नारायण की हार पर बनवारी लाल का ये बयान सामने आया है। शिव नारायण की हार पर बनवारी लाल का बयान, टिकट देरी से मिलने से हार हुई है, बनवारी लाल कह रहे हैं। अब देखिए, बनवारी लाल कह रहे हैं कि टिकट देर से मिली इसलिए हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। टिकट देर से मिलने की वजह बता रहे हैं हार की। बावल के विकास को जनता ने महत्व भी नहीं दिया, ऐसा उनका कहना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। जातीय समीकरणों पर लड़ा गया था चुनाव, जातीय समीकरणों पर चुनाव लड़ा गया था। अग्निपथ आंदोलन भी हार का आंशिक कारण माना जा रहा है। अब देखिए, अग्निपथ आंदोलन जिसका लगातार हम भी जिक्र कर रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा चुनाव पर, इस बार के चुनाव पर इसका असर पड़ा होगा, तो यहाँ पर बयान दिया जा रहा है कि आंशिक असर तो देखने को मिला होगा। चेयरमैन बने वीरेंद्र सिंह को जीत की बधाई यहाँ पर दी जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन इस बीच आपको ये सुना दें कि आखिरकार बनवारी लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, शिवनारायण की हार को लेकर क्या क्या बयान उन्होंने दिए हैं, वो आपको सुना देते हैं। ये चुनाव एक ऐसा है कि जातिवाद में भाई थोड़ा सा रिश्तेदारी या कोई आपसी संबंध के ऊपर सारा चुनाव फंसा हुआ था, और सभी जातियों से एक एक उम्मीदवार नगर इसके चेयरमैन के लिए खड़ा हुआ था, तो इससे पता नहीं लग पाया कि भाई कहाँ किधर जा रहा है। लेकिन हमने काफ़ी मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा, और एक ये भी रहा कि हमारा जो टिकट थोड़ा लेट से पहुंचा और ये लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विदु रावल जी, स्वागत आपका। ओपनिंग कमेंट क्या देंगे सर? अपडेट तो आप तक पहुंच ही रही है सारी। देखिए, मैं चाहता था कि रजवंत जी केवल सुना कर ना जाएं, सुनकर भी कुछ चीजें जाएं, लेकिन चलिए, उनकी कहीं प्रतिबद्धता होगी, कहीं कमिटमेंट होगी। बड़ी हैरानी की बात है कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं, तो जो लोग छाती पर हाथ मारकर बड़ी बड़ी बातें कहते थे, तुरंत ही बदल गए। किस प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार करके बोला करते थे, तब भी जो है आप जैसे बड़े सूझबूझ वाले जो एंकर होते थे, इनसे पूछते थे। इंडियन नेशनल लोकदल की पहले बात कर रहा हूं, फिर कांग्रेस पर भी आएंगे। आप जैसे सूझबूझ वाले जो एंकर थे, वो उनसे पूछते थे कि भाई आप खेल में है भी, आप कहीं कहीं जीत के उसमें है भी। तब ये कहते थे नहीं, हमें तो बम्पर जीत मिलने वाली है, हम तो किस प्रकार से जीतने वाले हैं देखिएगा। आज जब नतीजे सामने आ गए तो जिस प्रकार से क्राई बेबी होते हैं, इस प्रकार के अटपटे बहाने बना रहे हैं, हास्यास्पद बहाने बना रहे हैं। आज ये कहते हैं जी ये तो सरकार के चुनाव होते हैं, तो आप लोगों का समय क्यों नष्ट करने गए थे? आप लोगों के बीच में क्या करने गए थे? तब तो, और डिबेट्स पर आकर तो आज से पहले तो नहीं कहा था। आप आज से पहले ये बात कहते तो क्रेडिबिलिटी होती।
हम भी तो यही कह रहे थे कि लोग ट्रिपल इंजन की सरकार चाहते हैं। इतनी इनकंसिस्टेंसी इस प्रकार से डिस्प्ले करना ये बड़ा कारण है। जनता इन पर क्यों विश्वास नहीं करती? ये एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन मुकर जाते हैं। किस प्रकार से करते हैं? और फिर इन्हीं डिबेट्स पर इन्हीं लोगों के बीच में एक दिन कुछ बात कह जाते हैं, दूसरे दिन फिर कुछ कह जाते हैं, और कतई चिंता नहीं करते कि अगले दिन यही लोग आकर इनसे सवाल पूछेंगे। ये पूछेंगे कि भाई तुम कल तो कुछ और कह रहे थे। अब कांग्रेस पर आ जाते हैं। कांग्रेस का जिस प्रकार से मैदान ही छोड़ देना, मैदान छोड़कर भाग जाना, और अब तो ये हरियाणा छोड़कर रायपुर चले गए थे। रायपुर में मुझे लगता है कि अभी भी बुकिंग इनकी चल रही है, वो इन्होंने अभी बुकिंग खत्म नहीं करवाई है। आते जाते रहेंगे, अभी रायपुर और हरियाणा के बीच में शिफ्ट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हरियाणा की जनता इनको नकार चुकी है। और पहले जो मेरे पास एक के बाद एक बयान है, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं कि किस प्रकार से इनके नेता और बड़े बड़े नेता, इनके प्रदेश के अध्यक्ष, इनकी प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष, इनकी नेता प्रतिपक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष नहीं, विधायक दल की नेता रही सीएलपी लीडर किरण चौधरी, और इनके अभी जो ताजे जो हैं, राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव जीतकर आए रणदीप सुरजेवाला, इनके वर्तमान के सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा, वो किस प्रकार से ललाहित हो रहे थे कि नहीं इस बार हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, इस बार हम सिंबल पर। मैं आपको डेट वाइज जो है दिखा सकता हूं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, मैं टीवी स्क्रीन पर आपके ले आता हूं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का ये 25 मार्च 2022 का हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा हुआ है कि कांग्रेस टू फाइट म्युनिसिपल इलेक्शंस ऑन पार्टी सिंबल। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? ये कब कह रहे हैं? 25 मार्च 2022 को कह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं बनी। इसी प्रकार से एक के बाद एक इनके नेता, इनके जो अभी प्रभारी हैं प्रदेश के, विवेक बंसल जी, वो कहते हैं इन अ फर्स्ट कांग्रेस टू फाइट लोकल बॉडी इलेक्शंस इन हरियाणा ऑन अ पार्टी सिंबल। विदुर रावल जी, बड़ी खबर ले लूं पहले, समालखा से आ रही है। समालखा नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। देखिए आपके लिए खुशखबरी है, समालखा नगर पालिका में बीजेपी की जीत इस वक्त की बड़ी खबर। धन्यवाद। बीजेपी के अशोक 2625 वोटों से जीते हैं, 2625 वोटों से जीत दर्ज कराई है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं अशोक, 2625 वोट इन्हें मिले हैं। बीजेपी को जीत मिली है यहां पर समालखा नगर पालिका से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समालखा नगर पालिका में बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। बीजेपी के लिए खुशखबरी, एक और खुशखबरी बीजेपी के लिए आई है। समालखा नगर पालिका में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा। महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। देखिए महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में भी बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी रमेश सैनी, करीब 4600 वोट इन्हें मिले हैं। 4600 वोट से इन्होंने जीत दर्ज कराई है अपनी। तो दो जगहों की अपडेट अभी हम आपको दे रहे हैं जहां पर बीजेपी की जीत हुई है। महेंद्रगढ़ की नगर पालिका में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। जी विदुर रावल जी। मैंने आपकी बधाई स्वीकार की कि आपने समालखा के लिए मुझे बधाई दी जी। समालखा के साथ साथ महेंद्रगढ़ में भी हम अभी जीते हैं। मैंने दोनों जगह की बधाई आपकी स्वीकार की। अशोक कुच्छल जी जो समालखा से जीते हैं, पूर्व में भी वो चेयरमैन रहे थे, और अब फिर दोबारा समालखा की जनता ने जिस प्रकार से अपार समर्थन दिया है। और समालखा एक इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पर पूर्व में हमारे विधायक रहे हैं, कांग्रेस के विधायक रहे थे भरत सिंह छोकर जी। वो अब आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी की ये टोपी पहनकर वहां चुनाव लड़ रहे थे, और बीच चुनाव नहीं, मतदान वाले दिन वो चुनाव छोड़कर भाग गए, और चुनाव छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का जो समर्थित तथा कथित समर्थित जो उम्मीदवार था, वैसे कांग्रेस के 2-3 धड़े लड़ रहे थे तो पता नहीं कर सकते कि कौन से का समर्थित था, लेकिन जो वहां के स्थानीय विधायक धर्म सिंह छोकर का समर्थित जो उम्मीदवार था, उनको समर्थन दिया था, कहकर दिया था। यानी जो ये कहते हैं ए टीम, बी टीम, सी टीम, तो एक बार जांच कर लें कि असल में बी टीम, ए टीम कौन सी है। और ए टीम, बी टीम, सी टीम सबको जनता धराशायी कर देती है जब भारतीय जनता पार्टी सामने होती है। तो आप अपना तो मैं एक के बाद एक बता रहा था कि मैं ज्यादा लंबी इसमें नहीं खींचता हूं। इसके बाद किरण चौधरी जो इनकी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि भाई चुनाव अगर नहीं लड़ रहे हैं, जब ये घोषणा हो गई कि ये सिंबल पर नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने ये शब्दावली है, मेरी नहीं है, किरण चौधरी जी की है। वो क्या कहती हैं कि भाई ये तो जनता से डरकर भागना है। रणदीप सुरजेवाला जो है, इनके थोड़े दिनों पहले तक मीडिया के कोऑर्डिनेटर रहे हैं राष्ट्रीय, आज भी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। राजस्थान से ताजे जो है हरियाणा से
भगाकर उनको राजस्थान भेज दिया गया, ताजे ताजे राज्यसभा के माननीय सांसद बने हैं। उन्होंने तो नरवाना में आकर कांग्रेस का एक उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था कि यह टिकट पर लड़ेगा। लेकिन किस प्रकार से नियति का फेर देखिए कि आज आकर इन्हें बहानेबाजी करनी पड़ रही है। अरे साहब, आप चीजों को माना कीजिए। और असल में हुआ क्या, मैं जल्दी से ये भी बता देता हूं, केवल 30 सेकंड दीजिएगा मुझे। हुआ ये है कि जब हुड्डा साहब को सारी की सारी ताकत दे दी गई हरियाणा के अंदर, तो हुड्डा साहब ने आसमानी बातें दिखा रखी थी। अब इनका नेतृत्व कितना बुद्धिमान है तो सारा देश और सारी दुनिया जानती है। ये अपने नेतृत्व को किस प्रकार की आसमानी बातें कर रखी थी। अब ये चुनाव लड़ते तो वो सारी बातें जो है गोल हो जाती। जैसे राज्यसभा में मजबूरी में लड़ना पड़ा और किस प्रकार से मुंह की खाई। तो अगर ये निकाय का चुनाव भी लड़ लेते तो स्थिति बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट हो जाती। हम लोगों के मन में बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है, हरियाणा की जनता के मन में बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है। कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी इज अ नॉन स्टार्टर, शुरू ही नहीं कर सकती। इंडियन नेशनल लोकदल को लोग नकार चुके हैं, दिल से उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इज हियर टू स्टे। भारतीय जनता पार्टी को जो स्नेह, जो आशीर्वाद मिलता है, इसके लिए बारंबार हरियाणा की जनता से हम हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ हम उनका धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से समालखा की जनता का मैं आपके टीवी चैनल पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया और वार्ड से भी बहुत अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। इतनी बात कहूंगा। ठीक है, यहाँ पर जेजेपी के हरदीप पाटला जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपसे एक ओपनिंग कमेंट लूंगी, उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रुख करेंगे। हरदीप पाटला जी, ओपनिंग कमेंट। देखिए जी, जिस तरीके से जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो हरियाणा की जनता है उसने जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन की सरकार है इसके कामों पे मोहर लगाई है। देखिए, शुरुआती रुझान में देखिए, जैसे चरखी दादरी से है, नूह से चेयरमैन है, शाहबाद के जसवीर सैनी जी है जेजेपी के समर्थन से, शालिनी शर्मा जी है कुंडली से है। मतलब जितने भी नतीजे अभी तक आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जेजेपी और बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नतीजे हैं ये। और जो इनके काम है गठबंधन के काम पे, हरियाणा की जनता ने इस पे मोहर लगाने का काम किया है। ठीक है सर, ठीक है। एक बड़ी खबर का रुख कर ले, एक बड़ी खबर बता दे, मतगणना से जुड़ी अपडेट जनता तक पहुंचा दे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बड़ी खबर इस वक्त की। 5वें राउंड की हम बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ललिता को 661 वोट मिले हैं इसमें। 5वां राउंड, अब 5वें राउंड की यहां पर शुरुआत हो चुकी है, खत्म होने वाला है 5वां राउंड। 5वें राउंड में प्रीति बागड़ी की अगर बात करें तो उनको 112 वोट मिले हैं। इस वक्त की मतगणना ब्रेकिंग हम आपको बता दें। सोहना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर परिषद में 5वें राउंड के बाद बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए, 5वां राउंड चल रहा है जिसमें बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। सोहना नगर परिषद में 5वें राउंड के बाद बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी उम्मीदवार अंजू 1186 वोट से आगे चल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार अंजू 1186 वोट से आगे चल रही हैं। और उनके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन है ये भी आपको बता दें। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अंजू को 5वें राउंड में करीब 906 वोट मिले हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रही हैं। यहां पर भी बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। और 5वें राउंड में आम आदमी पार्टी ललिता को 661 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर, 5वें राउंड में दूसरे नंबर पर है आम आदमी पार्टी, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। और प्रीति बागड़ी को 5वें राउंड में महज 112 वोट ही मिल पाए हैं। मार्जिन अच्छा खासा है ये। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का और अन्य दलों से जो मार्जिन है वो ज्यादा दिखाई नजर आ रहा है। सोहना की हम बात कर रहे हैं। नगर परिषद में 5वें राउंड में बीजेपी आगे चल रही है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा सवाल कांग्रेस से होगा। राकेश गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं, आपसे मेरा सवाल है, क्या राज्यसभा चुनाव में आप इतने विलीन हो गए या राज्यसभा में चुनाव में इतनी ज्यादा तैयारियां कर ली कि निकाय का मौका ही नहीं मिला, ऐसा है क्या? देखिए सृष्टि जी, एक ही सवाल को बार बार घुमा के करने से कोई जवाब बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का प्रथम दिन से ये स्टैंड रहा था और ये हमारा एक सार्वभौमिक और सार्वजनिक निर्णय था और पहले से स्थापित परंपरा का निर्णय था कि ये छोटे चुनाव, जनता के चुनाव है, इनके मध्य हमारे को सिंबल पर नहीं जाना। ये चर्चा बहुत ज्यादा हो चुकी और मैंने जैसे शुरुआती डिबेट में ये शब्द बोले थे कि आज जब
22 जून है और इस वक्त करीब करीब 10:40 बज रहे हैं। तो जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, बेहतर हो हम इसके ऊपर चर्चा करें। लेकिन जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे इनकी सुनकर यह लग रहा था कि देश रक्षाबंधन और दिवाली की तैयारी कर रहा है और ये अभी होली के गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। तो सर, ये जो रुझान आ रहे हैं, चलिए आप पूरी पे बता दीजिए। जो रुझान आए हैं, बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, सर इस पर क्या कहेंगे आप? आप सरस्वती जी, आप सवाल करने के बाद मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, मुझे 1-1.5 मिनट धारा प्रवाह बोलने का अनुमति नहीं सर, आपको सवाल पसंद नहीं आया ना, इसलिए मैं सवाल बदल रही हूँ। नहीं, आपका सवाल ठीक है, लेकिन मेरा जवाब उसके बारे में सरस्वती जी काफी बार आ चुका। अब ये जो भाजपा की भी अभी बात नहीं करते। अभी मैं आपको ताजा अपडेट देता हूँ। ताजा अपडेट ये कि करनाल से मिसिंग की खबर आप सुना चुके हैं। उचाना से निर्दलीय प्रत्याशी विकास काला जी जीत चुके हैं। उचाना जी उप मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है। कृष्ण बेदी जी है जो इनके पूर्व में मंत्री रहे, वहां से निर्दलीय जीत रहा है। बाबर से निर्दलीय जीत रहा है, शाहबाद से। इस तरीके के मेरा जो सवाल है कि केंद्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। प्रदेश के अंदर 8 साल से इनके अनुसार यशस्वी खट्टर साहब की सरकार है। हम ठीक बल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके पश्चात भाजपा जदपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन सब ताकतों के पश्चात ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करने के पश्चात ये निर्दलीय कौन लोग हैं जो जीत कर आपके सामने आ रहे हैं? ये बाहरी लोग थोड़ी है, ये इसी देश के लोग हैं, यहीं के नागरिक है। ये आपकी ट्रिपल इंजन सरकार को हरा रहे हैं। इसका मतलब जनता आपसे नाराज है, खफा है, जनता का दिल नहीं जीत पा रहे। आपके मंत्री हार रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री के क्षेत्र में चुनाव आप हार रहे हैं। तो जो ये निर्दलीय जीत रहे हैं, इनको क्या संज्ञा देंगे? ठीक है सर, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, वो उस सवाल का जवाब ले लेते हैं। हाँ, एक आखिरी उत्तर और लीजिए। बनवारी लाल जी का बयान अभी आप दिखा रहे हैं, हार हजम नहीं हो रही, हार गए, उसी के पश्चात तुरंत जातिवाद के ऊपर आ गए। अरे भाई, चुनाव में जीत और हार चलती रहेगी। इस प्रदेश को जातिवाद के उसमें जहर मत घोलिए। एक हार और एक जीत से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी हारे 15 मिनट नहीं हुई और जाति की बातें करने लगे। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। 2 घंटे का समय और रुक जाइए सरस्वती जी। ठीक है सर, दूध और पानी का पानी सर, इससे पहले जब आपने मंत्री जी वाला सवाल पूछा था, पूर्व मंत्री वाला, तब बीजेपी का कोई हमारे साथ था नहीं, इसलिए मैं पूछ नहीं पाई थी। लेकिन आपका सवाल मैं जरूर पूछूंगी, मेरे दिमाग में था, ध्यान में था मेरे। मैं लेकिन उससे पहले बता दूं, ठीक है सर, चुनाव वाले दिन कृष्ण बेदी जी की और जो बिल्कुल सर, जो वहाँ के उनकी हाथापाई तक हुई थी। ठीक है, इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे ओपनिंग कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले विदु रावल जी से सवाल, बहुत सारे सवाल आ गए हैं। एक तो बनवारी लाल जी, जो सर आपको विदु रावल जी आपको भी बयान सुनाया, उस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के पुत्र हार गए हैं, उनके बेटे की ही जीत नहीं हो पाई, तो इसको क्या, कितनी बड़ी हार इसको माना जाए? देखिए, चुनाव में जब लड़ते हैं तो कोई जीतता है और कोई हारता है। हम दिल से लड़े और कई जगह पर हमारे पक्ष में नहीं आए नतीजे, लेकिन बहुत सारी जगह पर मैं आपके अभी स्क्रीन पर देख रहा हूं कि नगर परिषद में 15 में से जो 10 नतीजे जो आप रुझान के साथ बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये 2/3 बहुमत है, ये बहुत अच्छा बहुमत है। अब एक सवाल ये था कि ये जो अदर 4 हैं, यानी ये जो 4 जो जीत रहे हैं, ये कौन है? ये 4 जो है, आप एक एक कर इनका नाम अगर लें तो मैं इनका बैकग्राउंड बता देता हूं। अभी इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया कि निसिंग वाले जो जीते, क्या नाम है उनका? रॉकी नाम है, नाम नोट करो, रॉकी बंसल। फिर उनका एक बार फेसबुक पर प्रोफाइल खोलो, वो आज भी खुद को कहते हैं कि आई एम अ प्राउड बीजेपी पर्सन। फेसबुक का उनका प्रोफाइल खोल कर देखो, तो कम से कम जो है, अगर क्या हुआ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों की बहुतायत थी। इंडियन नेशनल लोकदल जैसी पार्टियां या आम आदमी पार्टियां, जो पार्टी जैसी, तो केवल वेट कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है ताकि वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के आदमी को लपक ले। तो ऐसी बहुत जगह पर स्थिति हुई और कुछ जगह पर हमारे कार्यकर्ता ने यह निश्चित किया कि भाई ठीक है, हम नाराज हैं पार्टी से, हम पार्टी के, लेकिन पार्टी के विरुद्ध ये ऐसी देश विरोधी एक्टिविटी करने वाली पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे हम लोग। हम बेशक निर्दलीय लड़ लें। रॉकी बंसल जी का मैंने नहीं, ये इन्होंने इन्वाइट किया मुझसे ये कमेंट। रॉकी बंसल जी जो हैं, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं।
वो जीते हैं, उनको भी बधाई है। देखिए, कोई जीतता है, कोई हारता है, हो सकता है टिकट सिलेक्शन के दौरान जो है छोटी मोटी जो है कोई कुछ पॉइंट्स में कोई आगे पीछे रहा होगा। हो सकता है ये भी कि दूसरे और तीसरे नंबर के लोग जो है वो शायद पहले नंबर वाले को हराने के लिए क्लब कर गए होंगे। ये पार्टियां भी तो ऐसा करती है ना, पार्टियां भी तो, आज हमने देखा ना समालखा में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की टोपी उतारकर और टोपी को फेंक कर, बल्कि ये टीवी पर स्क्रीन पर उन्होंने फेंकी है टोपी, फेंक कर वो जो है कांग्रेस के पाले में जाकर पूर्व विधायक, एक जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, आम आदमी पार्टी ने पहली बात तो उन्हें टिकट क्यों दी, ये तो आम आदमियों की पार्टी है, ये इस प्रकार से दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को टिकट देते हैं। फिर उन्होंने टोपी फेंककर कांग्रेस के पाले में ही चले गए अपने, और फिर भी जाकर वो 3-3 हजार वोटों से हार रहे हैं एक छोटी सी, केवल 30,000 की नगर पालिका, 33,000 की नगर पालिका में। तो इस प्रकार से जो ये कह रहे हैं, ये जो 4 लोग हैं, इनमें अधिकतम नहीं कहूंगा, लगभग सारे ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ असंतुष्ट लोग हैं, जो पूर्व में कार्यकर्ता रहे हैं, आज भी खुद को प्राउड मोदी भक्त बोलते हैं। एक बार प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल खोलेंगे तो इनके सामने आ जाएगा, फिर इस प्रकार के अटपटे सवाल नहीं पूछेंगे। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण आपके बयानों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए राकेश जी, तभी आपकी बात का सम्मान होगा। अगर आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे, तो जनता सोचेगी कि आपकी बातों में विश्वसनीयता नहीं है। आप एक कंसिस्टेंसी रखिए। हम स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ जगह पर, देखिए, मानवों से गलतियां होती हैं, कुछ जगह पर हम अपनी बात को नहीं पहुंचा पाए होंगे, कुछ जगह पर दूसरे लोगों का जो हमारे खिलाफ चक्रव्यूह है वो कुछ लोग कामयाब हो गए, लेकिन 2/3 जगह पर हम जीत रहे हैं। इस बात की हरियाणा की जनता को मैं बधाई देता हूं, और मैं आज मैं सारी विपक्षी दलों को भी बधाई देता हूं। देखो, चुनाव जो होता है एक लोकतंत्र का उत्सव होता है, इसमें किस प्रकार से सभी लोग जोर आजमाइश करते हैं। कांग्रेस तो चलो रणछोड़ दास हो गई, रण छोड़कर भाग गई, लेकिन जो दूसरे लोग जो चुनाव लड़े हैं, जिन्होंने हिम्मत की चुनाव लड़ने की, और जानते हुए कि जनता का मन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, इसके बावजूद भी अपनी किस्मत आजमाई, उन सभी लोगों को जो हारे उनको भी बधाई है, उनको भी शुभकामनाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हैं उनके ऊपर एक अतिरिक्त बोझ आ गया कि हमें अहंकार नहीं करना है, हमें हमारे आवर फीट शुड बी लैंडेड फर्मली ऑन द ग्राउंड। ये उनके लिए भी सलाह है। हमें हर जीत जो है और ज्यादा सभ्य, और ज्यादा सुसंस्कृत और ज्यादा झुकाती है, और हम इस जनता का नमन करते हैं, इनके नतमस्तक होते हैं जो हमें बारंबार जो है जिताती है। नहीं, लेकिन सर सवाल बार बार यही उठा रहे हैं ना कि पूर्व मंत्री के बेटे की हार, कुछ तो ऐसा किया होगा पूर्व मंत्री ने जो जनता भरोसा कर पाती, उनके बेटे को मौका दे पाती। नहीं, देखिए, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। जब पूर्व मंत्री की बात करते हैं तो पूर्व मंत्री के खिलाफ किस प्रकार से एक चक्रव्यूह बनाया हुआ था। देखिए, हम जानते हैं कि महाभारत में अभिमन्यु भी जिस प्रकार से नहीं निकल कर आए थे कौरवों के चक्रव्यूह में से, तो ये कौरवों की हार नहीं थी, ये धर्म की हार नहीं थी, ये युधिष्ठिर की, अर्जुन की हार, भगवान कृष्ण की हार नहीं थी। लेकिन हाँ, अभिमन्यु जी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से जब ये कौरव मिलकर चक्रव्यूह बना लेते हैं तो कई बार जो है अभिमन्यु उसमें ट्रैप हो जाते हैं। वहां पर कृष्ण बेदी जी के जो बेटे हैं, गौरव बेदी जी, उनके साथ भी इस प्रकार की स्थिति हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको जानता हूं, बहुत अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, एक नए युवा हैं और देश के लिए सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। आज नहीं कल वो दोबारा जीतेंगे। मुझे उनकी भविष्य की भी शुभकामनाएं हैं। ठीक है सर, ठीक है। कृष्ण कुटेल जी से ओपनिंग कमेंट ले रही हूँ, उसके बाद पवन जी के पास आऊंगी। बहुत देर से शांति बनाए रख के सुन रहे थे, मुझे पता है पवन जी भी बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। कृष्ण कुटेल जी, एक ओपनिंग कमेंट। हेलो सर, आपको आवाज मिल रही है? जी सर, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उसके अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो है कि जैसा कि रानिया का जो चुनाव है, और रानिया के चुनाव के अंदर जो है कि हमारे जो है कि सचदेवा साहब जी जो है कि वहां से चेयरमैन पद का जो है कि जो है वो चुनाव हम जीत गए हैं, और ये इनेलो के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और भी दादरी के अंदर भी जो है कि हम जो एक एक वार्ड से चुनाव जीते हैं, और बहादुरगढ़ के अंदर भी हम बढ़त बनाए हुए हैं, और इनेलो में भी हमारे जो समर्थित उम्मीदवार जो हमारी पार्टी से है वो भी आगे चल रहे हैं। और जो पूरा ऑल हरियाणा जो हम देखते हैं, सडोरा से भी जो है कि हमारे दो वार्डों के अंदर जो है वो एमसी जो है कि वो चुनाव जीते हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो प्रोफेरेंस है वो बहुत ही अच्छा है, और जनता जो है समर्थन कर रही है। और अभी जो है कि कुछ रिजल्ट जो है कि हमारे सामने आएंगे, और अभी आपको पता चल जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो है कि क्या प्रदर्शन है। और जो अभी रावल साहब बोल रहे थे कि भी जैसे कि चुनाव के दौरान जो है कि कुछ ऐसी पार्टियां जैसे इनेलो है
वो ऐसे कैंडिडेटों के ऊपर जो है कि उनका निशाना था कि बीजेपी जो है कि उसको टिकट ना दे और हम जो है कि टिकट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं रावल साहब से पूछना चाहूंगा, आप इतना मान ले घमंड ना करें, क्योंकि आप बीजेपी की स्थिति को जानते हैं कि जब 2009 का विधानसभा का चुनाव था और आपका वोट बैंक कितना था, और दूसरा जो है कि आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ ही मिलकर के जो है कि 87 के अंदर जो है कि आपके विधायक बने, सरकार में शामिल हुए, आपने अपने आप को अप किया है। लेकिन आज भी 70% जो लोग हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो है कि आपकी सरकार के अंदर है। आप जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो है कि कह रहे हैं कि बार बार कोई इनका जो है कि खात्मा के ऊपर है, ऐसा है, ये है। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो समर्थन जेजेपी से है तो वो उचाणे का, और डिप्टी सीएम है, शीर्ष नेतृत्व है, तो उचाणे का चुनाव वो क्यों हारे हैं? और मैं राहुल साहब से पूछना चाहूंगा कि शाहबाद के अंदर जो है कि कृष्ण बेदी जो है हमारे शीर्ष नेता है और उनका बेटा भी जो है कि वो चुनाव हार रहा है, और जेजेपी और बीजेपी जो है कि वह आमने सामने है। ठीक है सर, कृष्ण बेदी वाले सवाल पे उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन इस बीच आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैथल के राजौंद की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज कराई है। रोहतक के महम में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। बड़ी खबर इस वक्त की मतगणना ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। बीजेपी की भारती पवार हैं जिन्होंने 278 वोटों से जीत दर्ज कराई है। बीजेपी की भारती पवार ने 278 वोटों से जीत दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर, महम में भी बीजेपी की जीत हुई है, तो वहीं राजौंद में भी बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई है और झज्जर में भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। झज्जर में भी बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के जिले सिंह सैनी 6000 वोट से जीते हैं। 6000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज कराई है। मतगणना अपडेट, मतगणना ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बैक टू बैक बीजेपी की जीत की यहां पर लहर सी चलती नजर आई है, जिसमें झज्जर में भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। कैथल के राजौंद में भी बीजेपी ने जीत कराई है, तो वहीं महम में भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हरियाणा न्यूज पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। नगर यहाँ पर जो निकाय चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना आज हो रही है और उससे जुड़ी यह खबर। और आम आदमी पार्टी की जीत, इस्माइलाबाद नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपनी जीत दर्ज कराई है। निशा गर्ग हैं जिन्होंने जीत दर्ज कराई है। इस्माइलाबाद में आम आदमी पार्टी की निशा गर्ग ने अपनी जीत दर्ज कराई है। इस्माइलाबाद में नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की जीत। पवन हिंदुस्तानी जी, शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि परफॉर्मेंस जो आपकी रही या फिर ये जो रुझान आ रहे हैं, क्या इसी की उम्मीद थी या इससे बेटर करना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चाह रही थी? नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, पहला निकाय चुनाव है जो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने बड़े दमखम के साथ में चुनाव लड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले आती उत्साहित हमारे बीजेपी के साथी कुछ बार बार बयान दे रहे थे यहाँ पे। मैं एक चीज और भी नोटिस कर रहा था अभी बैठे बैठे कि वो बार बार बजाय कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को जो बार बार टारगेट किया है उन्होंने, तो इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने खड़ी है, क्योंकि कांग्रेस अब कोई विकल्प तो बचा नहीं। इन्होंने दिखा भी दिया बगैर सिंबल के चुनाव लड़के। अब अलग अलग निर्दलीय उम्मीदवारों को जिस हिसाब से माड़ा पराने की कोशिश कर रहे हैं और अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट ये संदेश जनता तक क्लियर जा रहा है कि अब कांग्रेस के पास तो कुछ बचा नहीं है। रही बात बीजेपी की, मैं बीजेपी वाले भाइयों को जरूर बताना चाहूंगा कि आप दिल्ली के अंदर भी 3 बार चुनाव आपने लड़के देखा, तीनों बार आपको मुंह की खानी पड़ी। आपने पंजाब में चुनाव लड़ा, पंजाब में आपने मुंह की खानी पड़ी, और आज ये निकाय चुनाव के द्वारा जो एहसास आपको किया जा रहा है वो भी आपको स्पष्ट है। आपको पता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, तो उसका जो डर है वो स्पष्ट आपके चेहरे पे हमने दिखाई दिया है और हम महसूस कर सकते हैं। आपकी जो व्यवस्था है, जो व्यथा है, उसको हम महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में आपकी व्यथा गलत नहीं है। वो स्पष्ट संदेश आपको 2024 में क्लियर दिखाई देगा। युद्धरावल जी। हिंदुस्तानी जी, आपका नाम बहुत अच्छा है। मैं भारत माता की जय और भारत माता की विजय का मंत्र लेकर ही सुबह उठता हूं
तो इसलिए आपकी बात पर हंसी तो जरूर आ रही है, लेकिन ज्यादा कटु नहीं बोलूंगा। थोड़ा सा आप जहां तीन बार की बात करते हैं, आप 2 बार एमसीडी का दिल्ली के अंदर चुनाव हारे हैं और तीनों के तीनों एमसीडी भारतीय जनता पार्टी जीती है। भाई साहब चुनाव रोका हुआ क्यों है आपने? लोकसभा में आप लड़वाइए ना, जब 1 मिनट भाई साहब, आप लड़वाइए ना दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव। एक बार आप बीच में, मैं क्योंकि आपके सर्वे के अंदर ये क्लियर रिपोर्ट आई, आपको पता चल गया था कि वहाँ 0 सीट आ रही है आपकी, इसलिए आप चुनाव से भाग गए। आपका सर्वे हमारा, अरे आपके सर्वे में तो सत्येंद्र जैन भी बेचारे जो है सबसे ईमानदार आदमी थे, आज उनको जमानत भी नहीं मिल रही है कोर्ट से, आज वो अटपटे बहाने कर रहे हैं। छोड़िए आप दूसरों के सर्वे में। सत्येंद्र जैन जी वाकई में कट्टर ईमानदार नेता हैं आम आदमी पार्टी ने, जिसने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करके दिखाई। सर्वे, अरे हाँ, आपके मोहल्ला क्लिनिक देश विदेशों तक जो प्रचलित हुए, लोग देखने आए, वो मोहल्ला क्लिनिक को बनाने वाले नेता को आप लोग जिस हिसाब से आप जेलों में डाल रहे हैं, आने वाले समय में जनता आपको जब बोलना बंद कर देंगे तब बोलूंगा मैं। आप जब बोलना बंद कर देंगे तब बोलूंगा मैं, तब तक कुछ नहीं बोलूंगा। अब आप शांत हो जाएंगे, पर जाना है। अब आप यहाँ पर भी अराजकता मत फैलाइए। सर मैं आ रही हूँ सर, फाइनल कमेंट आपका लूंगी। ठीक है विद्यु रावल जी, आप बोलिए, अपनी रखिए बात। देखिए, आम आदमी पार्टी की बड़ी दिलचस्प स्थिति है। ये 2013 से हरियाणा में इलेक्शन लड़ रहे हैं, नगर पालिका नगर निगम वाला चुनाव, तब भी हारे थे। उसके बाद 14 में इनकी एक भी जगह जमानत भी नहीं बचा पाए, ना लोकसभा में ना विधानसभा में। इसी प्रकार 19 में भी, 2019 के लोकसभा और विधानसभा में जमानत नहीं बचा पाए। 16 के चुनाव में इनकी एक प्रत्याशी जो जीती थी, वो निशा, वो पेट्रोल बम फेंकने के ऊपर उन्हें 7 साल की कन्विक्शन दी हुई है। यानी पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंकना दिल्ली में नहीं, हरियाणा में जो एकमात्र इनका पार्षद जीता, और इनकी नोटा से भी कम वोट है। हरियाणा में नोटा को मिली थी 0.52% वोट, और आम आदमी पार्टी जो कि 13 से लगातार 5-6 चुनाव लड़ चुकी है, जमानत भी नहीं बचा पाती, उसको मिली 0.48% वोट। इस बात को डिस्प्यूट कर देंगे। पंजाब की जहां तक बात है, पंजाब में तो 2014 में भी इनके 4 सांसद थे। हमारे तो आज तक जीवन में कभी 4 सांसद नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के पंजाब में लड़के। ये किस प्रकार का एक पंजाब में, तो ये जब दिल्ली में भी इनका एक सांसद नहीं बना था और जमानत जब्त हुई थी सातों की सातों जगह, तब भी 4 सांसद इनके 2014 में जो है पंजाब में चुने गए थे। किस प्रकार से ये आंकड़ों को घुमाते हैं। और कमाल की बात यह है कि भाजपा का इंटरनल सर्वे भाजपा के वरिष्ठ लोगों को नहीं पता, खुद विधु रावल जो प्रदेश का प्रवक्ता है आधिकारिक तौर पर, उसको भी नहीं पता, लेकिन ये जो है सीक्रेट रिपोर्ट लिए घूम रहे हैं। झूठ का कोई तो अंत होगा। जब केजरीवाल साहब बोलने लगते हैं तो मुझे लगता है स्वर्ग में घंटियां बजती होंगी। और घंटियां क्यों बजती हैं? जब भी सुना है कि जब कोई झूठ बोलता है धरती में तो ऊपर घंटियां बजती हैं। इसी प्रकार से केजरीवाल जब भी मुंह खोलते होंगे, ऊपर से घंटियां जो है बारंबार बजती रहती होंगी। आप नया रिकॉर्ड बनाएंगे। एक बार राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। मैंने यहाँ एक मैसेज और भी क्लियर है कि दिल्ली की जनता ने जात पात नहीं देखा, पंजाब की जनता ने जात पात नहीं देखा। आपको मौका मिल गया हरियाणा अलग अलग प्रदेशों के अंदर जात पात करने का। यहाँ जो चीजें आप दिखाई दे रहे हो, गुजरात से लेकर गोवा तक केवल जातिवादी बात कर रहे हैं। हिमाचल में आप जातिवादी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सर आप लोग हरियाणा की जनता। विधु रावल जी, पवन जी, रुक जाइए। राकेश गर्ग जी से फाइनल कमेंट ले लें, उनके पास समय की कमी है। जी राकेश गर्ग जी। मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात खत्म बिल्कुल सर, बिल्कुल। सृष्टि जी, जो मैंने एक सवाल उठाया था कि अभी अगर इनका एक नेता बावल में चुनाव हार गया और हारने के महज 15 मिनट के पश्चात वो जातिवाद की बात कर रहा है, तो भाजपा उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? एक तो ज्वलंत सवाल ये है। दूसरा, जो भाजपा के प्रवक्ता अभी स्वर्ग की भी बातें करने लग गए हैं। मैंने रामायण और ये गीता, उपनिषद, ये मैंने सारे विष्णु पुराण सब पढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अब ये भाजपा के प्रवक्ता जो है स्वर्ग का भी भ्रमण करके आने लग गए हैं। इनकी पहुंच स्वर्ग तक चली गई है कि भाई वहां क्या हो रहा है ये भी बता देते हैं। और अब आखिरी बात मेरी और सुन लीजिए। अभी महज 11 बजे हैं। अभी एक रिपोर्ट ये आ रही है कि पुनाना में भी निर्दलीय प्रत्याशी आगे है और भाजपा वहां पीछे चल रही है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, उसके साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। सदा इस कहर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। 2-3 घंटे के बाद पोजीशन क्लियर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी आप सभी का। चलिए ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे देखिए होता है क्या बोलकर राकेश गर्ग जी चले गए हैं। हालांकि आगे देखना होगा क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, परिणाम कुछ भी आ सकते हैं और इंतजार सभी को उसका है। लेकिन अपडेट जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी चर्चा में
तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरदीप पाटला जी आप पर कुछ कहना चाह रहे थे सर। जेजेपी के लिए भी ये खुशी की ही बात है, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर जेजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो गठबंधन, जिस हिसाब से हमने 2.5 साल सरकार ने काम किया, और आज निकाय चुनाव में जो सबसे निचले धरातल स्तर का ये चुनाव होता है, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने गठबंधन की सरकार पर जो उनको पीठ थपथपाई है, निश्चित तौर पर जेजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात है। और जहां पर मैं आपको बताऊं, अभी राजेश गर्ग जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस का भी उचाना में ये हो गया, ये कहते हैं ना राजेश गर्ग जी, जो कांग्रेस वाले हैं ना, इनको तो बोलने का राइट ही नहीं है। ये तो वो खिलाड़ी है जो मैदान में बाहर खड़े होकर बोलते हैं। ये तो ताली बजाने वाले लोग हैं, जो जीत जाएंगे उसी पे हाथ रखेंगे। लेकिन महम और झज्जर के अंदर, महम और झज्जर के अंदर इन दोनों की जनता ने इन पे ये मौका भी नहीं दिया। बीजेपी और जेजेपी के जो गठबंधन का प्रत्याशी है, जो इनका गढ़ है, जिस पर राकेश गर्ग जी जो हमेशा हुड्डा साहब का बहुत गुणगान हर चैनल पे करते हैं, उनका गढ़ है महम।